मॉर्निंग छत्तीसगढ़। जी हाँ बहनों भाइयों, अगली बार की तरह आज फिर गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में डॉक्टर सुधीर आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनका नाम है रचना झा। रचना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रचना झा जी स्कूलों में प्रिंसिपल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, और थोड़ी सी शहर से हटकर दूसरी गांव की ओर इनकी पदस्थ है। तो रचना जी, आप कितने साल आपकी सर्विस हो गई? मेरी 33 साल हो गई। 33 सालों से आप बच्चों को साक्षर बना रहे हैं। साक्षर की आप अपनी परिभाषा में क्या बोलना चाहेंगे? साक्षर यानी केवल अंक और वो शब्दों का ज्ञान ही नहीं है जी, अपने आप में पूरा उसको आत्मसात करना भी है जी। हम साक्षर हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन उसके साथ उसका प्रचार प्रसार उसको यानी उसको ढालना और लोगों तक पहुंचाना, ये भी सबसे बड़ी बात है कि हम कितने अधिक से अधिक लोगों को, हमारे जैसे देश का जो मुख्य उद्देश्य है साक्षर रहे और अधिकतम संख्या में रहे, जैसे केरल को माना जाता है जी, कि सबसे अधिक साक्षर देश है, सॉरी राज्य है। तो उसी परिपाटी में अब हम भी चल रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ भी चाह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और जो शिक्षा मंत्री जी और सभी लोगों का योगदान रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, जो भी आए उन लोगों ने अपना योगदान दिया। फिर हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय और रायपुर से भी जो शिक्षा विभाग के लोगों ने शिक्षा को अधिक से अधिक ऊपर उठाने में जितना योगदान दिया है, उसके लिए तो हम संकल्प उनके हृदय से आभारी हैं और उसको दूर दूर गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। क्या आपका पदस्थ किसी गांव में ही है? सर, मैं यदि देखना चाहूँ तो शायद शुरू से मेरी शुरुआत हुई गांव में ही। अच्छा। सबसे पहली जो मेरी नियुक्ति हुई थी, मैं रायपुर में रहा करती थी, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। तो रायपुर से 70 किलोमीटर 67 किलोमीटर दूर था। तो उस समय मैं एमएड कर रही थी और बस एग्जाम देना बाकी था और एग्जाम हुआ और मेरा जॉब लग गया था। तो अप डाउन करना, उस समय मैं सबसे पहले मैंने शुरुआत किया। तो शुरू में तो लगता था कि हम जाते थे तो पढ़ते पढ़ते जाते थे, आगे टीचिंग करना है करके टारगेट रहता था हमारे पास। बाद में हमने उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय किया और खूब अच्छा लगने लगा। फिर बस आदत सी बन गई। अब तो इतने साल हो गए, बीच में मैं हो सकता है शायद 3 साल बस मैं भिलाई में रही, शहर में सेक्टर 6 स्कूल में भी थी मैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके आगे और पीछे उसके बाद प्रमोशन में मैं गई तो वहाँ भी मुझको बेमेतरा जिला मिला। तो वो तो और गाँव दूरस्थ होता चला गया मेरा। तो पहले 70 किलोमीटर था, उसके बाद फिर धमधा में रही, धमधा से फिर मैं जामुल आई और जामुल से फिर यहाँ पे गए सेक्टर 6 स्कूल कुछ दिनों के लिए रहे। उसके बाद फिर बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट ये जॉब करते करते आप अपना परिवार को कैसे मेंटेन करते हैं? परिवार को भी आदत हो गई, परिवार को भी आदत हो गई, हमको भी हो गई। हाँ, कुछ तो बलिदान करना पड़ता है और कुछ घर वालों से भी बलिदान लेना पड़ता है। बिल्कुल। परिवार का यदि सहयोग ना मिले तो शायद इस तरह से हम काम ना कर पाए। मैं तो उनके लिए बहुत अधिक थैंकफुल हूँ। शुरू में मैं जॉब शादी से पहले से कर रही हूँ, तो उस समय शुरू में मेरे भाई का और मेरे पिता, वो भी प्रिंसिपल रहे हैं रायपुर में, उनका भी योगदान रहा। और मेरे ब्रदर एनआईटी में थे, अभी आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर हैं, तो उनका भी योगदान रहा। उसके बाद शादी के बाद मेरे पति ने भी सहयोग किया, यानी ऐसा नहीं कि अब घर में खाना बनाना ये नहीं उनका भी सहयोग हमें मिलना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि जब हम नंदिनी में मेरे हस्बैंड पदस्थ थे, तो वहाँ मेरी बेटी, छोटा सा बच्चा था 1 साल का, वो देखा करती थी, क्लास 6 में थी, तो आके वो बच्चे को संभालती थी। एक केयर टेकर थी। लेकिन वही है, वो बेबी भी मेरी संभालती। एक चीज और बताएं मैडम, जब आपकी जॉब इतने दिन हो गया, 33 साल आपने कहा, 2 साल बाद आपकी रिटायरमेंट है, मेरा 5-6 साल, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो आदत सी बन गई, आप बोले कि सुबह जाना, शाम को आना, बच्चों के साथ मिल के रहना। ऐसा कुछ प्लानिंग है कि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ और करें? रिटायरमेंट के बाद तो मैं सोचती हूँ अधिक से अधिक, जैसे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, उनको गाइडलाइन की जरूरत होती है, हम उनको भरपूर सोचते हैं कि सहयोग दे सकें। अच्छा, तीसरी बात ये होती है मैडम कि
एक गांव की शिक्षा माने गांव की स्कूलों की शिक्षा और शहर की स्कूलों की शिक्षा, दोनों में फर्क डिफरेंस है ना? क्योंकि शहर के बच्चे जो होते हैं वैसे उनका ब्रेन बहुत आगे होता है, उनको घर में कंप्यूटर मिलता, मोबाइल मिलता, गांव के बच्चों को नहीं मिलता। तो ये आप कैसे अनुभव करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? सर अब तो लगता है कि गांव की शिक्षा सरकार तो बराबर दोनों को प्रोवाइड कर रही है, सरकार की ओर से भरपूर। मेरे स्कूल में 15 कंप्यूटर है। अच्छा। ऐसा और भी एक सेक्शन आईसीटी लैब भी, आईसीटी लैब में 5 जो है लैपटॉप और वो सब है। तो ये जो गवर्नमेंट ने गांव के बच्चों और शहर के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखा है। उनको अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए हमको सहयोग देने के लिए कहा है। लेकिन गांव के बच्चे क्या है, उन लोग जिस माहौल में रहते हैं उनको प्रेरित करना, और यहाँ तक कि उनके गार्जियंस को भी हमको प्रेरित करना है कि आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है। हम अभी भी मीटिंग जो है टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती, पीटीए मीटिंग बुलाते हैं, तो उनके टीचर पेरेंट्स को हम उनको मोड करते हैं कि आप यदि बच्चों को नहीं भेजेंगे, केवल खेत तक ले जाएंगे, खेत और बाड़ी, और उसके बाद तो वो आपका नहीं होगा। अभी भी हमारे स्कूल से कई बच्चे जो है आगे गए हैं। अभी कुछ हालांकि स्कूल से बहुत बड़ी जगह नहीं गए हैं, लेकिन आसपास यहाँ नर्सिंग कर रहे हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, कुछ और बड़े जॉब में हैं, तो उन लोग गए हैं। एक बात और मुझे जानकारी नहीं थी, आपने तो पूरा डिफरेंस समझा दिया गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा। तो आपके बातों के अनुसार ऐसा है कि सरकार की तरफ से कोई डिवाइडेशन नहीं है, दोनों को बराबर रूप से देखा जा रहा है। आप बच्चे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। आप तो एक विज्ञान के टीचर है, यानी बायो साइंस, जियोलॉजी वाले, जियोलॉजी, तो उसके ऊपर आपको दर्शकगण को क्या कहना है? साइंस सब्जेक्ट। जी हाँ, मैंने आप सेटिस्फेक्शन है उसमें, या मान लीजिए सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन होता है कि आप जिस चीज़ के लिए बेसिकली पढ़ाई किए हैं, जिस चीज़ का आप टीचर है, तो उसके ऊपर आपको क्लासेस मिलती है? जी हाँ, क्लासेस मिलती है। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं साइंस लेने में। जी, वो तो बोलते हैं हमको मैथ्स दिया जाए, हमको बायोलॉजी दिया जाए, तो हम ही उनमें से सॉर्टिंग करते हैं। सभी तुम लोग आ जाओगे तो फिर अदर सब्जेक्ट कौन करेंगे? सभी सब्जेक्ट अच्छा है। अभी आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं? मेरे स्कूल में तो वैसे 12-11 हैं। अच्छा, और स्टूडेंट लगभग कितने हैं? स्टूडेंट्स 235 है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताएं कि अभी का जो जनरेशन है वो जनरेशन ज़्यादा झुकाव प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों होती है और सरकारी में कम क्यों होती है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? प्राइवेट स्कूल होता है, ये मान रही मैं आपकी बातों से सहमत है। प्राइवेट स्कूल में पहले बाहरी आकर्षण बहुत ज्यादा था, अदर फैसिलिटी, अदर एक्टिविटीज बहुत से होते थे। लेकिन अभी जैसे स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट ने खोला है, तो वो प्राइवेट स्कूल को चैलेंज देते हुए, तो प्राइवेट स्कूल के सामने एक बड़ी टक्कर है। अब ये हालत है, हम गांव के स्कूल में देख रहे हैं सर कि प्राइवेट स्कूल के लिए अब उनका रुझान नहीं है। पहले लोग गार्जियंस बाहर भेजा करते थे, हमारा बच्चा रायपुर जाएगा, हमारा बच्चा भिलाई जाएगा, लेकिन अभी अब उनका नहीं है। अब तो वहीं के वहीं निकाल करके स्वामी आत्मानंद स्कूल में वहाँ पे भेज रहे हैं, तो उनको सारी फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूल में वो मिल रही है, वही एजुकेशन मिल रहा है। मेन उनका माध्यम बहुत सोचते थे कि इंग्लिश मीडियम है, तो उनको इंग्लिश मीडियम मिल रहा है। तो आपका जो प्राइवेट स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि उसकी वहाँ की शिक्षा, मतलब पढ़ाने की तरीका कुछ अलग है जो सरकारी में नहीं है? प्राइवेट स्कूल में बीच में जो उन लोगों का टेस्ट लेने का तरीका, एग्जाम लेने का तरीका, ये सब था, उसको हमने भी अब फॉलो किया। ये बात आपने सही कहा। गवर्नमेंट स्कूल में भी उसी के लिंक पर हम यहाँ पर एग्जाम ले रहे हैं, FLN और ये सब बहुत से एग्जाम जो हो रहे हैं, उसी तर्ज पे हम ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में एक होती है कि टीचर्स लोग की मीटिंग होती है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं कुछ नए आइडियाज देते हैं कि ऐसे पढ़ाइए, ऐसा क्लासरूम रखे। क्या सरकारी स्कूल में भी होती है? सरकारी स्कूल में भी होती है। तो वो ट्रेनिंग का इंचार्ज कौन, DO साहब लेते हैं या BO साहब लेते हैं? नहीं, वो तो ट्रेनिंग हम लोगों को बीच बीच में DO साहब की ओर से भी और वहाँ से DO ऑफिस से और भी रहते हैं जो ट्रेनर,
उनसे मीटिंग होती रहती है हमारी। अच्छा। अभी तक कलेक्टर मैडम ने भी हमारी मीटिंग ली है। अग्निवीर को बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया है। अग्निवीर में अधिकतम बच्चों को आप प्रेरित करें और वहाँ भेजें, ताकि जॉब के यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उसके पैरेलल उन लोग जॉब भी पाए और उनको कुछ अर्निंग भी हो। उसके बाद उस अग्निवीर से कुछ 3 सालों के बाद यदि आएंगे तो उसका बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा और उस आधार पर वो बाद में चाहे तो वो पुलिस में नौकरी रहेगी, आर्मी में रहेगी, हाँ, और उन सब में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बहनों भाइयों, आप सभी के सामने आज रूबरू हुए आप लोग रचना झा से। रचना झा जी स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है और इनके मुखातिब होने के बाद बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिला कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी शिक्षा दी जाए और उनकी गतिविधि क्या। तो रचना मैडम, एक चीज़ और आपसे मैं अंतिम में जाने से पहले पूछना चाहूँगा कि आप संकुल प्रभारी हैं। जी हाँ, हर गांव में आजकल तो संकुल हो गया है। जी जी जी। तो गांव में शहर उसमें तो ऐसा नहीं लगता कि प्रिंसिपल के बाद एक एक्स्ट्रा जॉब आपको मिल गया हो? नहीं, काम ज्यादा हो गया हो? नहीं, हम तो जिम्मेदारी से डरते नहीं। आप नहीं डरते हैं? हर कोई नहीं, हर के सामने है। तो आप अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जैसे प्रिंसिपल को बना दिया गया, तो उसके साथ मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल उसके अंडर में कर देते हैं। तो आपके अंडर में कितना स्कूल आ जाता होगा? अभी 5 स्कूल है। तो उसका भी काम आप संपूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो आप दर्शकगण, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा बीच में कि ये घर की महिला घर संभालने के बाद अपनी लाइफ को अफोर्ड करते हैं स्कूलों के बच्चों के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। अच्छा जी, बहुत बेखूबी से आप अपना सवाल का जवाब दिए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हम दर्शकगण को ही नहीं बल्कि मुझे भी ये समझा दिए कि शिक्षा और साक्षर में क्या अंतर है। और जहाँ गांव में जाकर जो बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं उसके लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो आप अपने बच्चों के लिए, शिक्षा कर्मी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं सभी लोगों को संदेश यही देना चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके कोई भी असाक्षर नहीं रहे हमारे देश में। हर कोई साक्षर है, उसके लिए आप जिस हद तक उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि जो बच्चा जो फीस पटा सकने में असमर्थ रहता है तो उसको अपने फंड से किसी भी तरह से अरेंज करके फीस पटाएं, चाहे वो परीक्षा फीस हो, चाहे वो स्कूल की फीस हो, तो हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। किसी को अभी तो सरकार ने भी दिया है कॉपी किताब और यूनिफॉर्म, ये सब प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट भी। तो ये सरकार की ओर से हो ही रहा है। हम भी अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करें और आम नागरिकों से भी ये है कि उनको जितना हो सके वो सहयोग करें। अब इस सहयोग में मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी सब पूरे शिक्षा विभाग का, चाहे वो हमारे शिक्षा अधिकारी हों और वहाँ बैठे सभी लोग हों, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी, फिर अपने स्कूल की ओर भी हम आएंगे। स्कूल के हमारे सारे स्टाफ सभी अपने अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो अकेडमी से संबंधित हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो। मेरे यहाँ स्पोर्ट्स में भी बच्चे वहाँ ताइक्वांडो में गांव में कौन सोच सकता है वहाँ जाएगा करके, लेकिन उसमें भी वो बहुत आगे राज्य तक वहाँ पहुँचे हैं। और कई लड़कियां हैं जिनको 40,000 तक उनको मिला है अवार्ड के रूप में पैसा मिला है। तो बहुत बड़ी धन्यवाद वाली बात है कि एक बच्चे, गरीब बच्चे को 40,000 मिल जाए तो पूरे उसकी लाइफ का एजुकेशन लगभग पूरा हो जाता है। सब इस क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, और मैं तो आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके जो समय दर्शन और उपासना फाउंडेशन, आप सबको जिन्होंने मुझसे लोगों के साथ बातचीत करने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। हालांकि मैं इंटरव्यू देने के लायक नहीं हूँ, सिर्फ अपनी बात हम शेयर करना चाहते हैं। इंटरव्यू आपसे इसीलिए दिया गया कि आप ऐसे पद पर है जिस पद को सभी कोई सम्मान करते हैं। यानी एज ए प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होना किसी स्कूल का मैटर ऑफ जॉब तो नहीं। आपने काबिलियत है तभी आपका शिक्षा विभाग, सरकार ने आपको शिक्षा विभाग का अच्छे पद पर रखे। तो चलिए चलते चलते फिर एक बार आपको नमस्कार। और दर्शकगण याद रखेंगे कि फिर अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ
आपकी जरूर मुलाकात करवाएंगे। हाँ बोलिए, क्या बोलना है दादा? मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपकी प्रतिभा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दादा सुबीर सेन जी हैं, इनसे मैं बहुत पहले से परिचित हूँ, इनकी कला से। तो ये ना केवल ये इस क्षेत्र में है, पत्रकारिता और ये न्यूज़ चैनल ही नहीं है इनका, ये म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत जाने माने हैं। चाहे वो गाना हो, चाहे वो बजाना हो, उस क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं। और उसके साथ ही अभी जो लुप्त प्राय होते जा रही हमारी जादू की कला, उसको जीवित रखने में इनका इतना बड़ा योगदान है कि मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और इनके कितने शोध हो चुके हैं सारे स्कूल में। हम तो सोचते हैं जितने जगह हो सके अधिक से अधिक इसको प्रोत्साहन दिया जाए, इस कला को, और उसको कला को जीवित रखने में आप बहुत अधिक अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुमुखी प्रतिभा की हम प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद दादा। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।